Friends, this is the next lecture of electromagnetic field theory in which we will discuss about boundary conditions. दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम सीमांत प्रतिबंध के बारे में चर्चा करेंगे. In this lecture, we will discuss what is boundary conditions for electric field and electric displacement vector and boundary conditions for H and B. तो हम हमारे इस लेक्चर में सीमांत प्रतिबंध क्या है, E तथा D के लिए सीमांत प्रतिबंध क्या होंगे एवं H तथा B के सीमांत प्रतिबंध के बारे में चर्चा करेंगे. So first of all, बाउंड्री कंडीशंस. तो सबसे पहले सीमांत प्रतिबंध. Instead of a homogeneous medium, if we consider a region consisting of two different media, then an electric and magnetic field must satisfy some conditions at the interface of the media. Such conditions are known as boundary conditions. तो यदि हम एक समदैशिक माध्यम के स्थान पर एक ऐसा क्षेत्र चुनें जो दो विभिन्न माध्यमों से निर्मित हो, तो दोनों माध्यम को पृथक करने वाले सतह पर या भाग पर कुछ ऐसे प्रतिबंध होंगे जो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को संतुष्ट करना आवश्यक है. यह प्रतिबंध सीमांत प्रतिबंध कहलाते हैं. तो पहले हम केवल एक मीडियम ले रहे थे, अब हम दो मीडियम ले रहे हैं. एक मीडियम ऊपर है, एक नीचे है, और ये बीच वाली जो लेयर है ये दोनों मीडियम को सेपरेट करती है. तो इस लेयर के इधर और इधर, ऊपर और नीचे, बिल्कुल लेयर के हम पास में लेंगे तो जस्ट इसके ऊपर और जस्ट इसके नीचे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र कुछ प्रतिबंध संतुष्ट करेंगे, और ये जो प्रतिबंध हैं इन प्रतिबंधों को हम सीमांत प्रतिबंध कहते हैं. These conditions are known as boundary conditions. These conditions helps to determine the field on one side of the boundary if the field on other side of the boundary is known. ये प्रतिबंध यदि हमें सीमा के एक और क्षेत्र का मान पता हो तो सीमा के दूसरी ओर क्षेत्र का मान ज्ञात करने में मदद करते हैं. क्योंकि हमने कहा है ये हमारी बाउंड्री, तो बाउंड्री के इधर और इधर वैल्यू हमारी सेम होगी, मान हमारा समान होगा. अब किसकी वैल्यू सेम होगी, किसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, वो अभी हम निकालेंगे. तो अगर मीडियम के दोनों तरफ वैल्यू सेम होती है, इसका मतलब अगर इस मीडियम में वैल्यू हमको पता है तो उस फील्ड की या उस क्षेत्र की वैल्यू हम मीडियम के नीचे भी निकाल सकते हैं, माध्यम के दूसरी ओर निकाल सकते हैं. क्योंकि हमने कहा है
कि बाउंड्री के दोनों तरफ वैल्यू हमारी सेम होगी, मान हमारा समान होगा। In this lecture, we will determine the boundary conditions for E and D. Also, we will find the boundary conditions for H and B. तो हम हमारे इस लेक्चर के अंदर E एवं D के लिए सीमांत प्रतिबंध का मान ज्ञात करेंगे, और इसी प्रकार यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो उसके लिए हम बाउंड्री कंडीशन या सीमांत प्रतिबंध H एवं B ज्ञात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बाउंड्री कंडीशन E एंड D के लिए होगी, एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए बाउंड्री कंडीशन हमारी H एंड B के लिए होगी। So first of all, boundary conditions for E and D. तो सबसे पहले E एवं D के लिए सीमांत प्रतिबंध। अब E and D के लिए हमको बाउंड्री कंडीशन निकालनी है। So we consider a region where two dielectrics characterized by epsilon 1 and epsilon 2 have an interface and an electric field E exists here. तो हम दो परावैद्युत माध्यम के बारे में विचार करते हैं। इस परावैद्युत की सीमा के एक और माध्यम की विद्युतशीलता इप्सिलॉन 1 है, एवं सीमा के दूसरी ओर माध्यम की विद्युतशीलता इप्सिलॉन 2 है। परमिटिविटी ऑन फर्स्ट साइड ऑफ इंटरफेस इज इप्सिलॉन 1 and permittivity of medium on other side of the interface is epsilon 2. और यहां पर हम विद्युत क्षेत्र E मानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। ये हमारे एक इंटरफेस है, ये माध्यम की सीमा है। इसके ऊपर हम फर्स्ट मीडियम ले रहे हैं, प्रथम माध्यम लेते हैं, और इस माध्यम की विद्युतशीलता इप्सिलॉन 1 है, जबकि नीचे की तरफ मीडियम सेकंड है, दूसरा माध्यम है, और इस माध्यम की विद्युतशीलता या परमिटिविटी इप्सिलॉन 2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड E मानते हैं, विद्युत क्षेत्र हमारा E है। तो फर्स्ट मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड सेकंड मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो प्रथम माध्यम में विद्युत क्षेत्र E1 है, जबकि द्वितीय माध्यम में विद्युत क्षेत्र E2 है। So E1 and E2 are electric field in फर्स्ट एंड सेकंड मीडियम रेस्पेक्टिवली। तो प्रथम एवं द्वितीय माध्यम में विद्युत क्षेत्र क्रमशः E1 तथा E2 हैं। अब हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है एंड E2 है, इसको टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। स्पर्शरेखीय एवं अभिलंब घटक में वियोजित करते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट या स्पर्शरेखीय घटक E1t एंड नॉर्मल कंपोनेंट या
अभिलंब घटक E1N। इसी टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 का टेंजेंशियल कंपोनेंट E2T एंड नॉर्मल कंपोनेंट E2N है। E2 का स्पर्श रेखीय घटक E2T एवं अभिलंब घटक E2N है। सो E1 इक्वल टू E1T प्लस E1N एंड E2 इक्वल टू E2T प्लस E2N। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक रेक्टेंगुलर पाथ कंसीडर करते हैं, एक हम आयताकार भाग लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर पाथ हमने ABCDA लिया है। ये जो आयताकार भाग है इसका AB एंड CD भाग की लंबाई DL है, जबकि AD एंड BC भाग की लंबाई DT है। तो इसका कुछ पोर्शन फर्स्ट मीडियम में है, जबकि इसका कुछ भाग सेकंड मीडियम में है, द्वितीय माध्यम में है। वी कंसिडर अ रेक्टेंगुलर पाथ ABCD at the boundary of the media with AB equal to CD equal to DL, AB equal to CD equal to DL and AD equal to BC equal to DT। तो हम माध्यम की सीमा पर एक आयताकार पथ ABCD लेते हैं। इस आयताकार पथ की भुजा AB इक्वल टू CD इक्वल टू DL एवं AD इक्वल टू BC इक्वल टू DT है। अब ये अभी जो डायग्राम हमने दिखाया था वही है। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, सो no net work will be done in moving a unit positive charge around the closed path ABCDA। चूंकि विद्युत क्षेत्र E संरक्षित क्षेत्र है, इसलिए एकांक धनावेश को किसी बंद पथ ABCDA के अनुदिश ले जाने में कोई कार्य नहीं होता है। तो टोटल वर्क डन हमारा 0 होगा अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इसके चारों तरफ लेके जाते हैं। तो यदि हम एकांक धनावेश को किसी बंद पथ के अनुदिश लेकर जाते हैं तो किया गया कुल कार्य 0 होगा। सो W इक्वल टू F.dl होता है। टोटल वर्क डन हम ले रहे हैं, कुल कार्य हम लेते हैं, और क्लोज्ड पाथ है, बंद पथ है। सो क्लोज्ड इंटीग्रेशन F.dl इज इक्वल टू 0। dl हमारा डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन एंड F इक्वल टू फोर्स या बल। तो बल इंटू विस्थापन हमारा कार्य होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में है, विद्युत क्षेत्र है। सो इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर बात करें या विद्युत बल कितना होगा, F इक्वल टू QE। सो F इक्वल टू QE। अब हमने कहा है कि Q हमारा 1 है, यूनिट है,
आवेश का मान 1 है तो F इक्वल टू E हो जाएगा, तो इस F की जगह E रख देते हैं। सो क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट dl इज इक्वल टू 0। अब ये क्लोज्ड पाथ है, तो अगर इस क्लोज्ड पाथ को या क्लोज्ड इंटीग्रेशन को ओपन करोगे तो हमारे पास में 4 पार्ट होंगे। कौन कौन से? A टू B, B टू C, C टू D एंड D टू A। तो इसको ओपन इंटीग्रेशन में हम चेंज कर देते हैं। सो इंटीग्रेशन A टू B E डॉट dl प्लस इंटीग्रेशन B टू C E डॉट dl प्लस इंटीग्रेशन C टू D E डॉट dl प्लस इंटीग्रेशन D टू A E डॉट dl इक्वल टू 0। तो टोटल वर्क हमारा ये होगा, और हमने कहा है टोटल वर्क हमारा 0 होगा, तो इसको इक्वल टू 0 कर दिया है। अब हम इसको ओपन करते हैं। सो A से B आप मूव कर रहे हो, E की वैल्यू E1t एंड डिस्प्लेसमेंट dl, डायरेक्शन हमारी A से B एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यह विद्युत क्षेत्र का स्पर्श रेखीय घटक भी इसी दिशा में है। तो E1t एंड dl के बीच में एंगल हमारा 0 डिग्री होगा। तो अगर इसको ओपन करेंगे तो यह आएगा E1t dl cos 0 एंड cos 0 की वैल्यू 1, तो हो जाएगा हमारा E1t dl। अब इसकी बात करें तो हम B से C जा रहे हैं, तो कुछ पोर्शन इसका फर्स्ट मीडियम में है, कुछ पोर्शन हमारा सेकंड मीडियम में है। टोटल ये लेंथ हमारी dt है। हम आधा पोर्शन फर्स्ट मीडियम में है और आधा पोर्शन हम सेकंड मीडियम में ले लेते हैं। अब हमारा डायरेक्शन या हमारा मूवमेंट B से C है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1n और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड E2n। E1n भी ऊपर लग रहा है, E2n भी ऊपर लग रहा है। इसका मतलब dt/2 एंड E1n के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा एंड cos 180 की वैल्यू -1। इसी टाइप से यहां पर E2n और हमारा मूवमेंट नीचे है, तो dt/2 एंड E2n के बीच में एंगल 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा -E2n dt/2 और इसके लिए -E1n dt/2। तो B टू C E डॉट dl की जगह -E1n dt/2 -E2n dt/2 रखोगे। अब इसकी बात करें तो C से D हमारा मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो dl एंड E2n के बीच में एंगल 180 डिग्री, तो अगर इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा एंड dl। अब लास्ट में इंटीग्रेशन E डॉट dl फ्रॉम D टू A है, तो आधा पोर्शन इसमें माना है, आधा इसमें माना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा है इसमें और इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, और हमारी डायरेक्शन भी ऊपर है, तो ये क्या आ जाएगा E2n dt/2 प्लस E1n dt/2, क्योंकि इसके लिए E2n dt/2 और इसके लिए E1n dt/2, तो ये सारी वैल्यूज हम यहां पर रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा E1t dl, जो इसके लिए हो गया, इसके लिए -E1n dt/2 -E2n dt/2,
आधा हमने इसमें माना है, आधा इसमें माना है। इसके लिए माइनस ई टू टी डी एल, और यहां पर आधा इसके लिए और आधा इसके लिए, सो ई टू एन डी टी बाई टू प्लस ई वन एन डी टी बाई टू। अब हमने कहा है कि ये जो रेक्टेंगुलर पाथ है या आयताकार भाग है वो हमारा बाउंड्री पर है। बाउंड्री पर है इसका मतलब मामूली सा ऊपर और नीचे होगा। तो ये जो लेंथ dt है इसकी वैल्यू बहुत कम होगी, ये नेग्लिजिबल होगी। सो dt टेंड्स टू 0। तो dt को हम 0 कर देते हैं, तो ये वाला फैक्टर हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये भी हटेगा और ये भी हटेगा। सो E1t dl माइनस E2t dl इक्वल टू 0। सो E1t dl माइनस E2t dl इक्वल टू 0। तो dl हमारा कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा E1t माइनस E2t, और dl जो कॉमन आया है उसको हम 0 के नीचे भेज देते हैं। सो E1t माइनस E2t इक्वल टू 0 और E1t इक्वल टू E2t। इसका मतलब मीडियम के ऊपर और मीडियम के जस्ट नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारा सेम होगा, स्पर्श रेखीय घटक हमारा सेम होगा, समान होगा। तो अभी आपने निकाला है E1t इक्वल टू E2t, thus the tangential component of E are the same on the two sides of the boundary। अतः सीमा के दोनों ओर विद्युत क्षेत्र E का स्पर्श रेखीय घटक समान रहता है, समान होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट बाउंड्री के दोनों तरफ सेम है। इट मींस E1t हमारा कंटिन्यूस है अक्रॉस द बाउंड्री। सो ET इज कंटिन्यूस अक्रॉस द बाउंड्री। अतः ET का मान सीमा के परितः सतत है। विद्युत क्षेत्र का स्पर्श रेखीय घटक सीमा के परितः सतत है। अब इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं, विद्युत विस्थापन सदिश की बात करते हैं। सो D इक्वल टू इप्सिलॉन E होता है। इट मींस D इक्वल टू dt प्लस dn। तो ये जो विद्युत विस्थापन सदिश है इसको हमने टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड नॉर्मल कंपोनेंट, स्पर्श रेखीय भाग एंड अभिलंब भाग में वियोजित कर दिया है। तो D1t क्या हो जाएगा हमारा इप्सिलॉन 1 E1t एंड D2t इक्वल टू इप्सिलॉन 2 E2t। सो E1t हो गया हमारा D1t अपॉन इप्सिलॉन 1 इक्वल टू E2t हो जाएगा D2t अपॉन इप्सिलॉन 2। अब इप्सिलॉन 1 फर्स्ट मीडियम की परमिटिविटी, प्रथम माध्यम की विद्युतशीलता, एंड इप्सिलॉन 2 सेकंड मीडियम की परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ सेकंड मीडियम, द्वितीय माध्यम की विद्युतशीलता। अब हम कह रहे हैं कि इप्सिलॉन 1 एंड इप्सिलॉन 2 सेम नहीं है, क्योंकि दोनों माध्यम अलग अलग हैं, तो उनकी परमिटिविटी भी डिफरेंट होगी, उनकी विद्युतशीलता भी भिन्न भिन्न होगी। सो इप्सिलॉन 1 इज नॉट इक्वल टू इप्सिलॉन 2।
और अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू भी सेम नहीं होगी। सो d1t इज नॉट इक्वल टू d2t। इसका मतलब विद्युत विस्थापन सदिश का स्पर्श रेखीय घटक माध्यम के परितः सतत नहीं होता है या असतत होता है। सो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर is not continuous across the boundary, or the tangential component of electric displacement vector is discontinuous across the boundary. Thus, the tangential component of D changes across the boundary. अतः D का स्पर्श रेखीय घटक माध्यम के परितः परिवर्तित होता है। It means dt is discontinuous across the boundary, अर्थात dt का मान सीमा के परितः असतत है। तो et हमारा कंटिन्यूस होगा जबकि dt हमारा डिसकंटिन्यूस होगा। अब हम E एंड D के नॉर्मल कंपोनेंट की बात करते हैं या अभिलंब घटक की बात करते हैं। तो हमने क्या माना है, फर्स्ट मीडियम में इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d1, प्रथम माध्यम में विद्युत विस्थापन सदिश d1 एंड सेकंड मीडियम में इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या विद्युत विस्थापन सदिश d2। अब d1 को टेंजेंशियल एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखीय घटक एंड अभिलंब घटक में हमने वियोजित कर दिया है। तो d1 आ जाएगा d1t प्लस d1n। इसी टाइप से d2 हो जाएगा d2t प्लस d2n। अब नॉर्मल कंपोनेंट हमको चेक करना है या अभिलंब घटक के लिए हमको सीमांत प्रतिबंध निकालना है। फॉर इट वी कंसिडर अ डिस्क at the boundary of the two media and the axis of the disk is perpendicular to the boundary। तो हम दोनों माध्यम की सीमा पर एक डिस्क पर विचार करते हैं और ये जो डिस्क है, इस डिस्क का अक्ष सीमा के अभिलंब है या सीमा के लंबवत है। तो हमने ये डिस्क कंसिडर की है। अब डायग्राम में डिस्क की जगह हमको एक सिलेंडर दिख रहा है, एक बेलन दिख रहा है, क्योंकि डिस्क हमको वो लेनी है जिसकी थिकनेस बहुत कम है। तो डायग्राम में दिखाने के लिए हमने एक सिलेंडर ले लिया है, एक बेलन ले लिया है। इसकी लेंथ या डिस्क की थिकनेस dt है, तो डिस्क की मोटाई dt है। तो इसके तीन पार्ट होंगे। एक क्षेत्रफल हमारा ये, सेकंड क्षेत्रफल या सेकंड एरिया ये, और थर्ड एरिया हो जाएगा हमारा ये कर्व एरिया, वक्र पृष्ठ। तो डिस्क या बेलन का एक क्षेत्रफल हमारा ये होगा, एक क्षेत्रफल ये होगा और एक कर्व्ड सरफेस एरिया होगा या वक्र पृष्ठ होगा। लेट थिकनेस ऑफ द डिस्क इज वेरी स्मॉल। माना डिस्क की मोटाई अत्यंत अल्प है, तो dt की वैल्यू बहुत
कम है, बहुत छोटी है। फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, गॉस के प्रमेय से, डेल डॉट डी इक्वल टू रो, मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया है, जो कि हमारा एक्चुअल में गॉसेस थ्योरम है या गॉस का प्रमेय है। सो डेल डॉट डी इक्वल टू रो, हियर रो इज फ्री स्पेस चार्ज डेंसिटी, यहां रो मुक्त आकाश का आवेश घनत्व है। अब हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है इसका दोनों साइड में वॉल्यूम इंटीग्रेशन ले लेते हैं, आयतन समाकलन लेते हैं। सो वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट डी डीवी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी। If there is no free charge on the surface, then rho equal to 0. यदि सतह पर कोई भी मुक्त आवेश न हो तो यदि सतह पर कोई भी मुक्त आवेश नहीं है तो रो को हम 0 कर देते हैं। तो जैसे रो को 0 करोगे ये हमारा 0 हो जाएगा। So volume integration del dot d dv equal to 0. Now ये इक्वेशन अभी हमने निकाली थी। अब ये जो इक्वेशन है यहां पर अब डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करते हैं। सो बाय यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस प्रमेय के उपयोग से, डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करके हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं, आयतन समाकलन को हम पृष्ठ समाकलन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस वॉल्यूम इंटीग्रेशन को हम सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे। सो वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट डी डीवी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन डी डॉट डीएस इक्वल टू 0 एंड डीएस वेक्टर को हमने एन कैप डीएस लिख दिया है। तो ये जो एन कैप है ये हमारा डीएस के नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, डीएस के अभिलंब दिशा में एक अंक सदिश है। अब ये हमारा डायग्राम था। अब ये जो क्लोज्ड इंटीग्रेशन है अगर इसको हम ओपन में चेंज करें तो एक एरिया हमारा ये है, सेकंड एरिया ये है और थर्ड एरिया हमारा ये है या वक्र पृष्ठ है। एज dt टेंड्स टू 0, चूंकि dt का मान 0 है या dt का मान अत्यंत कम है। अब हमने कहा है कि डिस्क की थिकनेस बहुत कम है, डिस्क की मोटाई अत्यंत कम है, सो dt टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो जैसे इसको 0 करोगे तो केवल एक एरिया हमारा ये रह गया है और एक ये रह गया है। तो ds हमारा इस डायरेक्शन में और d1n भी इसी डायरेक्शन में है। तो d1n डॉट ds क्या हो जाएगा, d1n ds cos 0 एंड cos 0 हमारा 1 होता है। तो यहां से हमको मिलेगा d1n ds। और इसके लिए बात करें तो एरिया वेक्टर हमारा इधर होगा और d2n हमारा ऊपर है। तो इसके लिए हमको मिलेगा d2n डॉट ds एंड एंगल हमारा 180 डिग्री से d2n डॉट ds होगा d2n ds cos 180 डिग्री एंड cos 180 इक्वल टू -1। तो यहां से आएगा -d2n ds। तो यहां से तो
d1 एंड ds और यहां से माइनस d2 एंड ds और इसके लिए 0। हो गया d1 एंड ds माइनस d2 एंड ds इक्वल टू 0। अब यहां से ds कॉमन आ जाएगा, सो d1 एंड माइनस d2 एंड ds इक्वल टू 0 और ds हमारा 0 नहीं हो सकता है, क्षेत्रफल हमारा 0 नहीं होगा। तो ds अगर 0 नहीं है इसका मतलब d1 एंड माइनस d2 एंड हमारा 0 होगा और d1 एंड माइनस d2 एंड इक्वल टू 0, इट मीन्स d1 एंड इक्वल टू d2 एंड। तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नॉर्मल कंपोनेंट हमारा बाउंड्री के दोनों तरफ सेम होगा, सीमा के दोनों ओर समान होगा। इट मीन्स नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज कंटिन्यूअस अक्रॉस द बाउंड्री। अतः सीमा के परितः विद्युत विस्थापन सदिश D का अभिलंब घटक सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। Thus, normal component of D, that is dn, are equal in both the media. अतः D का अभिलंब घटक अर्थात dn माध्यम के दोनों ओर समान होता है। It means dn is continuous across the boundary of the two media. अतः दोनों माध्यम की सीमा के परितः dn का मान सतत होता है, कंटिन्यूस होता है। अब d1n इक्वल टू d2n आया है एंड d हमारा इप्सिलॉन e होता है, इसका मतलब d1n होगा इप्सिलॉन 1 e1n एंड d2n होगा इप्सिलॉन 2 e2n। अब d1n इक्वल टू d2n, इट मीन्स इप्सिलॉन 1 e1n इक्वल टू इप्सिलॉन 2 e2n। So epsilon 1 e1n इक्वल टू epsilon 2 e2n। और अभी हमने कहा है कि epsilon 1 इज नॉट इक्वल टू epsilon 2, epsilon 1 इज नॉट इक्वल टू epsilon 2। इसका मतलब e1n इज नॉट इक्वल टू e2n, so e1n इज नॉट इक्वल टू e2n। so इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट बाउंड्री के अक्रॉस कंटिन्यूस नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र का अभिलंब घटक माध्यम के परितः सतत नहीं होगा। Thus, the normal component of E changes across the boundary. अतः सीमा के परितः E का अभिलंब घटक परिवर्तित होता है क्योंकि e1n एंड e2n की वैल्यू सेम नहीं है, डिफरेंट है। इट मीन्स e1n इज डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस द बाउंड्री, अर्थात सीमा के परितः en का मान असतत है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बाउंड्री कंडीशन हमको क्या मिली है? e1t इक्वल टू e2t, e1n इज नॉट इक्वल टू e2n, d1t इज नॉट इक्वल टू d2t एंड d1n इज इक्वल टू d2n। ये हमारी बाउंड्री कंडीशन है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड
ये हमारे सीमांत प्रतिबंध हैं विद्युत क्षेत्र के लिए। अब हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए बाउंड्री कंडीशन निकालते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के लिए सीमांत प्रतिबंध ज्ञात करते हैं। So boundary conditions for H and B. H एवं B के लिए सीमांत प्रतिबंध। So मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम बाउंड्री कंडीशन निकाल रहे हैं। पहले हम टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालेंगे, फिर हम नॉर्मल कंपोनेंट निकालेंगे। तो पहले स्पर्शरेखीय घटक और फिर अभिलंब घटक। तो पहले टेंजेंशियल कंपोनेंट या स्पर्शरेखीय घटक। तो ये हमने बाउंड्री के अक्रॉस एक रेक्टेंगुलर पाथ लिया है, एक आयताकार भाग लिया है। तो हमारी बाउंड्री है, इसके ऊपर फर्स्ट मीडियम और इसके नीचे सेकंड मीडियम है। तो ये प्रथम माध्यम जिसकी परमेबिलिटी ये चुंबकशीलता μ1 होगी और इसकी परमेबिलिटी ये चुंबकशीलता μ2 मानते हैं। और यहां पर H का टेंजेंशियल कंपोनेंट H1T और इस मीडियम में H का टेंजेंशियल कंपोनेंट ये स्पर्शरेखीय घटक H2T। और ये जो रेक्टेंगुलर पाथ है ABCDA, ABCDA आयताकार भाग की मोटाई जो कि AD एंड BC है, इसको हमने डेल्टा H माना है। और इसकी लंबाई AD इक्वल टू CD इक्वल टू डेल्टा L। We consider a rectangular path ABCD at the boundary of two media having permeabilities μ1 and μ2 respectively। तो हम दोनों माध्यम की सीमा पर एक आयताकार पथ ABCD लेते हैं। इसके एक और माध्यम की चुंबकशीलता μ1 है एवं दूसरी ओर माध्यम की चुंबकशीलता μ2 है। Let at the boundary K is surface current density। माना सीमा पर पृष्ठ धारा घनत्व K है। तो बाउंड्री पर हमने सरफेस करंट डेंसिटी या पृष्ठ धारा घनत्व K लिया है। बाय अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ, एम्पियर के नियम से। तो एम्पियर्स लॉ हम अप्लाई कर देते हैं। एम्पियर का नियम हम इस क्लोज्ड पाथ के अलोंग ले लेते हैं। सो क्लोज्ड इंटीग्रेशन H डॉट dl इक्वल टू I, और I K की टर्म्स में आ जाएगा K डेल्टा L। सो क्लोज्ड इंटीग्रेशन H डॉट dl लिया है। अब इस क्लोज्ड को ओपन में चेंज करते हैं। सो इंटीग्रेशन A टू B H डॉट dl प्लस इंटीग्रेशन B टू C H डॉट dl प्लस इंटीग्रेशन C टू D H डॉट dl प्लस इंटीग्रेशन D टू A H डॉट dl इक्वल टू I इक्वल टू K डेल्टा L से हमारा ओपन इंटीग्रेशन में चेंज हो गया है। अब ये हम बहुत छोटा मानते हैं। रेक्टेंगुलर पाथ की जो हाइट है, आयताकार भाग की जो ऊंचाई है, वो अत्यंत
कम है। सो इफ डेल्टा एच टेंड्स टू 0, यदि डेल्टा एच का मान अत्यंत कम हो, इट मीन्स बी टू सी वाला जो पोर्शन है ये हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है। इसी टाइप से डी टू ए वाला पोर्शन जो ये है ये भी हमारा 0 हो जाएगा या बहुत छोटा होगा, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। तो केवल ये पोर्शन मिलेगा और ये मिलेगा। सो इंटीग्रेशन a to b h dot dl प्लस इंटीग्रेशन c to d h dot dl इक्वल टू i इक्वल टू k डेल्टा l। अब ये अभी डायग्राम हमने दिखाया था, ये इक्वेशन अभी हमने निकाली थी। अब a to b इस डायरेक्शन में हमको जाना है, h1t की भी डायरेक्शन इधर होगी और हमारा मोशन भी इधर है। सो एंगल हमारा 0 डिग्री एंड cos 0 हमारा 1। सो अगर इसको ओपन करें तो आता है h1t डेल्टा l cos 0 1। सो ये हो जाएगा h1t डेल्टा l। और इसके लिए बात करें तो हम यहां से यहां जाएंगे तो h2t हमारा इस डायरेक्शन में, मोशन हमारा इस डायरेक्शन में है। सो h2t एंड डेल्टा l के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा एंड cos 180 इक्वल टू -1। तो ये क्या हो जाएगा -h2t डेल्टा l से होगा h1t डेल्टा l माइनस h2t डेल्टा l इक्वल टू i इक्वल टू k डेल्टा l। तो डेल्टा l यहां से कॉमन आ जाएगा एंड ब्रैकेट में h1t माइनस h2t और डेल्टा l को कॉमन लेके हम नीचे ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहां पर i अपॉन डेल्टा l और यहां पर k बचेगा। सो जनरल फॉर्म अगर लें तो उस केस में h1t इज नॉट इक्वल टू h2t क्योंकि h1t माइनस h2t हमारा 0 नहीं है, इसकी वैल्यू k है। इफ द बाउंड्री इज फ्री ऑफ करंट और द मीडिया आर नॉट कंडक्टर्स देन k इक्वल टू 0। यदि सीमा धारा से मुक्त हो या माध्यम चालक नहीं हो, तो कुचालक माध्यम या डाइलेक्ट्रिक या परावैद्युत की बात कर रहे हैं हम, तो यदि धारा सीमा पर मुक्त धारा नहीं है तो k की वैल्यू हम 0 कर देते हैं। तो इस k को 0 कर दो। सो h1t माइनस h2t इक्वल टू 0 और h1t इज इक्वल टू h2t। सो h1t इक्वल टू h2t। इसका मतलब बाउंड्री के अक्रॉस h का टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारा सेम रहता है, कंटिन्यूअस रहता है, सतत रहता है। Thus, the tangential component of H is continuous across the boundary. अतः सीमा के अनुदिश H का स्पर्शरेखीय घटक सतत होता है। अब B इक्वल टू म्यू एच होता है, इट मीन्स B1t होगा म्यू1 H1t एंड B2t इक्वल टू म्यू2 H2t। तो h1t क्या आ जाएगा b1t अपॉन म्यू1 एंड h2t b2t अपॉन म्यू2। तो यहां पर वैल्यू रखोगे तो हो जाएगा b1t अपॉन म्यू1 इज इक्वल टू b2t अपॉन म्यू2। अब दो
अलग अलग माध्यम हैं, वी आर टेकिंग टू डिफरेंट मीडियम, इट मीन्स mu1 is not equal to mu2. So mu1 is not equal to mu2 और mu1 और mu2 बराबर नहीं है, it means b1t not equal to b2t. So b1t is not equal to b2t. It means the tangential component of b is not continuous across the boundary. अतः सीमा के अनुदिश B का स्पर्श रेखीय घटक सतत नहीं होता है। So tangential component of B is discontinuous across the boundary. माध्यम के परितः B का स्पर्श रेखीय घटक असतत है। अब नॉर्मल कंपोनेंट ले लेते हैं या अभिलंब घटक लेते हैं। तो फर्स्ट मीडियम में B की वैल्यू B1, सेकंड मीडियम में B की वैल्यू B2। फर्स्ट मीडियम की परमेबिलिटी या चुंबकशीलता mu1 एंड सेकंड मीडियम की परमेबिलिटी या चुंबकशीलता mu2। B1 को टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड नॉर्मल कंपोनेंट में डिवाइड किया है, स्पर्श रेखीय घटक एवं अभिलंब घटक में वियोजित किया है। सो B1 इक्वल टू B1t प्लस B1n। इसी टाइप से B2 को भी टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट में अगर डिवाइड करोगे सो B2 इक्वल टू B2t प्लस B2n होगा। We consider a cylindrical Gaussian surface on the surface of two media having permeabilities mu1 and mu2 respectively. हम दोनों माध्यम की सीमा के अनुदिश एक बेलनाकार गाउसियन सतह पर विचार करते हैं जिसके दोनों ओर माध्यम की चुंबकशीलताएं क्रमशः mu1 एवं mu2 है। तो यहां पर mu1 और यहां पर mu2 है। नाउ फ्रॉम द गॉसेस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, तो स्थिर चुंबकीय में गाउस के नियम से मैग्नेटोस्टैटिक्स में अगर गॉसेस लॉ लगाए तो क्या होगा? सरफेस इंटीग्रेशन B डॉट ds इक्वल टू 0। अब हमारे पास में तीन एरिया है, एक क्षेत्रफल हमारा S1 ये, दूसरा क्षेत्रफल S2 जो ये है, थर्ड हमारा कर्व सरफेस एरिया है या वक्र पृष्ठ है जो कि हमारा S3 है। तो अगर इसको ओपन करोगे क्या आएगा? इंटीग्रेशन S1 B डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन S2 B डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन S3 B डॉट ds इक्वल टू 0। इफ डेल्टा H टेंड्स टू 0, यदि बेलनाकार गाउसियन सतह की ऊंचाई अत्यंत कम हो, डेल्टा H का मान बहुत कम हो, सो इफ डेल्टा H टेंड्स टू 0, तो S3 वाला पोर्शन हमारा बहुत छोटा हो जाएगा, उसको हम 0 मान के उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं या ड्रॉप कर देते हैं, तो इसको नगण्य मानकर हम छोड़ देते हैं। तो केवल ये दो भाग बचेंगे। सो इंटीग्रेशन S1 B डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन S2 B डॉट ds इक्वल टू 0। अब यहां पर एरिया वेक्टर ऊपर आएगा, सो ds वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में
एंड B1 एंड B इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल 0। अगर इसको ओपन करें क्या आता है, B1N ds cos 0, cos 0 हमारा 1, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी B1N ds। और इसकी बात करते हैं तो एरिया वेक्टर हमारा नीचे लगेगा, जबकि B2N ऊपर की साइड में है, तो B2N एंड ds के बीच में एंगल 180 डिग्री। तो अगर इसको ओपन करते हैं तो आता है B2N ds cos 180 डिग्री, एंड cos 180 को -1 कर दो तो ये हो जाएगा B2N इंटू -ds, या फिर इसको लिख सकते हैं -B2N ds। तो ये हो जाएगा B1N ds -B2N ds इक्वल टू 0। ds कॉमन आ जाएगा, सो B1N -B2N इंटू ds इक्वल टू 0, एंड ds अगर 0 नहीं है इसका मतलब B1N -B2N हमारा 0 होगा, और इससे हमको क्या मिलेगा, B1N इक्वल टू B2N। इसका मतलब नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ B इज कंटिन्यूअस अक्रॉस द बाउंड्री। सो अभी हमने ये इक्वेशन निकाली थी, तो यहां से हमको क्या मिलता है, द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ B इज कंटिन्यूअस अक्रॉस द बाउंड्री। सो माध्यम के परितः B का अभिलंब घटक सतत है। अब B इक्वल टू म्यू एच होता है, सो B1N इक्वल टू म्यू1 H1N होगा, एंड B2N इक्वल टू म्यू2 H2N होगा। अब B1N इक्वल टू B2N है, सो ये आ जाएगा म्यू1 H1N इक्वल टू म्यू2 H2N। और हमने कहा है कि म्यू1 एंड म्यू2 बराबर नहीं है, सिंस म्यू1 इज नॉट इक्वल टू म्यू2, सो म्यू1 एंड म्यू2 बराबर नहीं है, इट मीन्स H1N इज नॉट इक्वल टू H2N, सो H1N इज नॉट इक्वल टू H2N। सो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ H इज डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस द बाउंड्री, अतः H का अभिलंब घटक माध्यम के परितः असतत है। Thus, the normal component of H is discontinuous across the boundary. अतः H का अभिलंब घटक माध्यम के परितः असतत है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए चार बाउंड्री कंडीशन हमको क्या मिली है, H1T इक्वल टू H2T, H1N is not equal to H2N, B1T not equal to B2T, and B1N is equal to B2N. So ये जो चार बाउंड्री कंडीशन है ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए है। तो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। यहां पर हमने E एंड D के लिए बाउंड्री कंडीशन एंड H एंड B के लिए बाउंड्री कंडीशन निकाली है। सो गुड बाय।